अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हमने क्वेश्चन करने हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय इन्वर्शन मेथड। ये हमारे पास एक सिस्टम दिया गया होगा और उस सिस्टम में जो इक्वेशन होंगी वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होंगी और उसको हमें सॉल्व करना है बाय इन्वर्शन मेथड। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। लीनियर इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसमें वेरिएबल की ज़्यादा से ज़्यादा पावर 1। जैसे यहाँ पर हमारे पास तीन वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं x1, x2 एंड x3। इस इक्वेशन के अंदर भी तीन वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, इस इक्वेशन के अंदर भी तीन वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। इस वेरिएबल की ज़्यादा से ज़्यादा पावर x की 1 है ना, x1 की भी और x2 की भी x3 की भी। इस इक्वेशन में आ जाए उसमें भी 1 है, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन। तो इन लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग इन्वर्शन मेथड। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन इन्वर्स फाइंड किया है उसका, तो वो हम कर चुके हैं। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास सिस्टम क्या होता है। सिस्टम्स बेसिकली हमारे पास सिस्टम होता है ए एक्स इक्वल्स टू बी। ये हमारे पास एक सिस्टम है, इसमें ए बी एक मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स इस लीनियर इक्वेशन के कोफिशिएंट का होगा। ठीक है, इस लीनियर इक्वेशंस के कोफिशिएंट का होगा, यानी कि इस लीनियर इक्वेशंस के अंदर जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं उनके कोफिशिएंट हम लिखेंगे और उसको नाम देंगे मैट्रिक्स ए का। इसी तरह हम जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं एक जैसे हर इक्वेशन के अंदर एक जैसे वेरिएबल यूज हो रहे हैं, इधर x1 x2 x3 है, इधर भी x1 x2 x3 है, इधर भी x1 x2 x3 है। तो इन वेरिएबल्स को हमने एक कॉलम फॉर्म में लिखना है और उसको हमें नाम देना है x का, वो हमारा मैट्रिक्स x होगा। जबकि ये जो b है ये हमारी इक्वल साइड पे जो भी कांस्टेंट वैल्यूज होंगी उस b का हमने वो कॉलम बनाना है उन कांस्टेंट साइड का और उसको हमें नाम देना है मैट्रिक्स b का। तो ये हमारे पास सिस्टम बन जाएगा ए एक्स इक्वल्स टू बी। फिर हमने इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग इन्वर्शन मेथड। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशंस हैं, तीन इक्वेशंस दी गई हैं और तीनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग इन्वर्शन मेथड। तो हमने क्या किया था, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ सिस्टम इज गिवन बाय, इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। जैसे मैंने बताया था इस ए को हमने लिखना है, कैसे हम लिखेंगे कि इस वेरिएबल के कोएफिशिएंट को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ पर x1 का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 आ गया, इस तरह x2 का कोएफिशिएंट -2 है तो ये -2, x3 का कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे 1। जिस वेरिएबल के साथ कोई चीज़ ना हो तो इसका मतलब है उसके साथ 1 जरूर हो। नेक्स्ट आ जाए दूसरी इक्वेशन के अंदर, यहाँ पर 2 हमारे पास है तो ये आ गया 2। इस तरह 3x2 माइनस का है तो माइनस का 3x2 का कोएफिशिएंट है, तो इस तरह x3 का कोएफिशिएंट यहाँ पर 2 आ गया। इसी तरह ये 2 और ये यहाँ पर x3 का कोएफिशिएंट 1 है। अब यहाँ पर बेसिकली हमारे पास तीन वेरिएबल यूज हो रहे हैं x1 x2 एंड x3। तो यहाँ पर ये हमारे पास x1 x2 x3 कॉलम फॉर्म में आ गए, तो इसका मतलब है ये हमारा x3 बन गया इक्वल दरमियान में, और ये हमारे पास b है तो b ये -4 -6 एंड 5, तो ये हमारा कॉलम बन गया। इसका मतलब है ये हमारे पास मैट्रिक्स क्या हो गया a, और ये मैट्रिक्स हमारे पास बन गया x इक्वल्स टू ये हमारे पास बन गया b। ठीक है स्टूडेंट, देखें वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब हमने क्या करना होता है इस इक्वेशन में से ये जो हमारे पास वेरिएबल यूज हो रहे हैं x1 x2 x3 इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने फाइंड करना है x1 x2 x3। इट मींस दैट अगर हम इस सिस्टम के अंदर देखें, अगर x1 x2 x3 फाइंड करना है तो इसका मतलब है हमें x फाइंड करना है, ऐसे ना। इट मींस दैट वी हैव टू फाइंड द मैट्रिक्स x, इसका मतलब है हमने x को फाइंड करना है। देखते हैं हमारे पास सिस्टम है ए एक्स इक्वल्स टू बी, यहाँ से x फाइंड करें तो a दूसरी साइड पे इन्वर्स बन जाएगा, ऐसे ना। तो यहाँ पे a दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा तो आपने इन्वर्स लिखना है, वो मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताया कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ये। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें आपने b को इधर लिखना है, a इन्वर्स को इधर लिखना है। ये बाद में प्रॉब्लम होगी जब आप b को लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, a इन्वर्स को राइट साइड पे लिखेंगे, तो फिर बाद में मल्टीप्लिकेटिव हमारे पास नहीं है। तो ये मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की है तो ये हमें इधर ही लिखना पड़ेगा, बाद में ये आपको मैं उधर भी बताऊंगा। तो इसके बाद अब हमने ए इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ए इनवर्स। अगर एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है इसके लिए हमारे पास बी मैट्रिक्स भी होना चाहिए, ए इनवर्स भी होना चाहिए। बी मैट्रिक्स तो है लेकिन ए इनवर्स नहीं है, तो ए इनवर्स हमें फाइंड करना पड़ेगा। इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का मॉड। ठीक है, और ये हमारे पास अगर हो मैट्रिक्स 2/2 का तो फिर तो हम उसका एडजॉइंट ले सकते हैं बाय कॉलम और रो को चेंज करके। अगर हमारे पास ऑर्डर 2 से ग्रेटर हो, 3 या 3 से ज़्यादा हो तो फिर हम उसके
कोफैक्टर को निकालते हैं। तो सबसे पहले हम ए मॉड लेते हैं। ए मॉड पहले लिया जाता है क्योंकि अगर ए मॉड 0 के इक्वल आ जाता है तो फिर हमारे पास वो जो मैट्रिक्स होगा वो बन जाएगा सिंगुलर, और अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो फिर हमारे पास उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो यहाँ पर ए मॉड लेते हैं। ए मॉड लिया हमने, देखें यहाँ पर ए मॉड हम इस मेथड से भी ले सकते हैं जो कि मैंने पहले आपको लेक्चर में बताया, उस मेथड से भी ले सकते हैं। ए मॉड हमने लिया कैसे, यहाँ पर ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसका हमने मॉड लेना है। 1 को बाहर रखा और ये हमारा कॉलम और ये हमारी रो कैंसिल हो गई। ये -3 मल्टीप्लाई बाय 1 और देखें -3 मल्टीप्लाई बाय -4, सॉरी ये वाला रो, ये हमारे पास मैट्रिक्स कौन सा बना है, 1 -2 पॉजिटिव 1 2 -3 पॉजिटिव 2 एंड 2 2 1। तो अब हमने ए का मॉड लेना, ठीक है। ये हमारे पास 1 वैसे रहेगा तो ये कॉलम और ये रो कैंसिल हो गए, क्या बनेगा -3। अच्छा यहाँ पर ना दूसरा मेथड यूज़ किया गया है, आप यहाँ पर ठीक है। तो ये हमारे पास 1 बाहर आ गया, इसी तरह ये रो ये कॉलम और ये रो कैंसिल हो गए, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -3 आ जाएगा। इसी तरह 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये -4 आ जाएगा। ये हमने पहले सॉल्व किया होगा। इसके बाद माइनस होता है, एक पॉजिटिव और नेक्स्ट होता है माइनस। तो यहाँ पे माइनस पहले मौजूद है तो माइनस लगाएंगे, पॉजिटिव का 2 हो जाएगा। इसी तरह ये अब कॉलम और ये रो कैंसिल हो गए तो ये मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 1 2 - 2 टू दी 4 प्लस 1। अब इस 1 को हमने यहाँ पे लिखा है, तो ये मार्कर यहाँ पे, इस 1 को हमने क्या करना है कि इस 1 को बाहर लिखना है, पॉजिटिव का 1 आएगा क्योंकि माइनस का पहले आ चुका है, पॉजिटिव माइनस फिर पॉजिटिव। तो यहाँ पे 1 बाहर आएगा और ये कॉलम और ये रो कैंसिल, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2 टू द 4 और माइनस माइनस हमारा जो फार्मूला वाला है प्लस का 6 हो जाएगा। इस तरह इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ हो जाएगा -4 -3 -7 मल्टीप्लाई बाय 1 -7 और 2 - 4 इज इक्वल टू -2 -2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का 4। इस तरह 6 + 4 10 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 10। तो माइनस का 7 - 4 माइनस का 11 टाइम और प्लस का 10 है, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा -1 which is not equal to 0. It means that this is a non-singular matrix। ठीक है, ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। अगर यहाँ पर 0 आता तो फिर हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट ही ना करता। यहाँ पे a का मॉड 0 के इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स दैट आगे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एडजॉइंट निकालना चाहते हैं, तो एडजॉइंट के लिए हमें पता है ये मैट्रिक्स 3/3 का है, तो पहले हमें कोफैक्टर निकालना पड़ेगा और ये हमारा होगा a11 a12 a13 a21 a22 a23 and a31 a32 and a33। अब देखें स्टूडेंट, कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स इज a11। देखें ये हमारे पास पहला है a11 -1 1 ठीक है। तो ये हम पहले फाइंड कर चुके हैं। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ जाएगी। तो ये -1 ये कोफैक्टर निकालना है, तो ये रो और ये कॉलम और ये रो कैंसिल, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो -3 और -4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, -1 है तो आंसर आएगा +1 और -3 - 4 = -1। इसी तरह a12 भी आई होप कि आप लोग सॉल्व कर लेंगे जी। कैसे, यहाँ पर देखें -1 + 2 आ जाएगा ये वाला। इसी तरह अब ये हम फाइंड कर रहे हैं ना कोफैक्टर इसका, तो ये कॉलम और ये रो कैंसिल हो जाएगी, तो बाकी ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 - 2 टू द 4, तो ये आंसर आ जाएगा। इस तरह सॉल्व करेंगे, ये सारे कोफैक्टर फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ तक हमारे पास कोफैक्टर निकाले गए हैं जो कि पहले मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर समझा दिया। ठीक है, इसी तरह हमने कोफैक्टर निकालने के बाद हमने इसी कोफैक्टर का मैट्रिक्स बना लेना है। कैसे, मैट्रिक्स का जो जनरल फॉर्म होगी वो क्या होगी, a11 हमारे पास मैट्रिक्स होगा a11 a12 a13, इसी तरह a21 a22 a23, इसी तरह a31 a32 एंड a33। ये हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा। a11 की वैल्यू क्या थी, -7 प्लस का 2 10 4 -1 -6 -1 0 1, ये सारी वैल्यू हमने मैट्रिक्स के अंदर पुट कर दी है। नेक्स्ट हम इसी का एडजॉइंट लेंगे, तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आएगा ना,
तो अब हमें इसका एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट में क्या करते हैं, हम रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं या फिर कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। तो ये हमारे पास रो है, इसको कॉलम में चेंज करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा -7 -2 10। इसी तरह नेक्स्ट हमारी जो रो है वो भी कॉलम में 4 -1 6, नेक्स्ट रो कॉलम में -1 0 1, ये चेंज हो गए। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हमने इनवर्स फाइंड करना है, तो ए का मॉड भी आ चुका है, एडजॉइंट ऑफ ए भी आ चुका है। तो ये सारी वैल्यू एडजॉइंट ऑफ ए और ए के मॉड की वैल्यू जो कि आई थी -1, ये जब इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे ना तो ए इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, ए इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का मॉड। ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये है, ये देखो, ये लिख दी हमने, और नीचे ए का मॉड ये लिखा -1। इट मीन्स दैट -1 डिवाइड हो रहा है, तो जब इस पे डिवाइड होगा -7 पे -1 तो पॉजिटिव 7 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, पॉजिटिव का 1 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा और पॉजिटिव का 1, और ये 0 रहेगा, माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का 6 और ये भी हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, इसके बाद अब देखें स्टूडेंट्स, हमने ये हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब हमने इसी ए इनवर्स की वैल्यू को पुट कर देना है, ये माइनस का 1। अब ए इनवर्स की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन 1 के अंदर पुट करना है, क्योंकि हमने x फाइंड करना था, ये मैट्रिक्स फाइंड करना था ना, क्योंकि x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो जब ये x इक्वल टू ए इनवर्स b की जगह पुट करेंगे तो x इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू ये आई है 7 -4 1 -2 1 0 -10, और साथ में b था ना, तो मैंने कहा था ना b को राइट साइड पे लिखना है आपने। ठीक है, तो यहाँ पे b को राइट साइड पे लिखा है तो ये मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई और होते हैं तो हमने ये देखना होता है, पहले जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम को देखने होते हैं और नेक्स्ट की नंबर ऑफ रो को देखना होता है। अगर इक्वल है तो फिर मल्टीप्लाई हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखें हमारे पास पहले जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम है 3 और नेक्स्ट की नंबर ऑफ रो 3 है, तो ये दोनों इक्वल हैं, इस वजह से ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे 7 मल्टीप्लाई -28 -4 -6 8, पॉजिटिव का 24 आ जाएगा और 5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 5। इसी तरह -2 मल्टीप्लाई -4 8 और 1 मल्टीप्लाई बाय -6 0 मल्टीप्लाई बाय 5 0। इसी तरह -10 मल्टीप्लाई बाय 4 40 और -6 मल्टीप्लाई बाय 6, और ये है -6 मल्टीप्लाई बाय 6। यहाँ पर आ जाएगा 10 माइनस का 6। ठीक है, यहाँ पर कोई प्लस माइनस की है चेंजिंग, तो यहाँ पे आप थोड़ा कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे माइनस तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 40 माइनस 36 माइनस 5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -28 प्लस 24 ये बनेगा माइनस का 4 और प्लस का 5, तो यहाँ पे 1 आएगा। इसी तरह 8 माइनस 6 इक्वल टू 2 और 40 माइनस 41 है तो माइनस का 1 आएगा। अब देखें यहाँ पर हमारे पास ये आ गया x इक्वल टू 1 2 -1। अब यहाँ पर थोड़ा आप गौर कीजिएगा, ये हमारे पास आया है x इक्वल्स टू, ये हमारे पास आया है x इक्वल्स टू 1 2 -1। स्टूडेंट्स अगर हम x की वैल्यू पुट करें ना, x की वैल्यू क्या थी, x1 x2 x3, x1 x2 x3 equals to 1 2 -1। It means that x1 equal to 1, x2 equal to 2 and x3 equal to -1। यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या आई 1, इसी तरह x2 की वैल्यू क्या आई 2, इसी तरह x3 की वैल्यू क्या आई -1। ये हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल यूज हो रहे थे उन वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह है, सेम इसी तरह यहाँ पे वेरिएबल यूज हो सकता है और एक्स वाई जी भी हो सकता है। जहाँ पे ये फर्स्ट कर लें, यहाँ पे x1 x2 x3 और यहाँ पे x2 x3 x1 नहीं है तो वहाँ उसका कोएफिशिएंट 0 होगा। बस आपने बाकी इसी तरह ही सॉल्व करना है। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट अभी भी किसी तरह का क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह क्लियर करने की कोशिश करें। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम।